8B टैक्स ऑन कंपोजिट सप्लाई और टैक्स ऑन मिक्स्ड सप्लाई। डिफरेंस क्या था? कंपोजिट सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और मिक्स्ड सप्लाई में जो है वो कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपने अगर स्वीट्स शॉप से खरीदा है, लवली स्वीट से खरीद के लाए हो तो मिठाई मानी जाएगी। अगर उसने साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक भी उसी पैकेज में डाल दिया तो इट इज गोइंग टू बी केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स्ड सप्लाई में जीएसटी जो लगना है वो हाईएस्ट आइटम पे लगना है। तो इसका जो वे आउट है, आप जैसे कंसल्टेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो, सी जीएसटी आपको आ जाता है, तो आप क्या वे आउट दोगे कि अगर कोई हैम्पर बेच रहा है, जैसे ये गिफ्ट हैम्पर कंटेनिंग कैंड फूड्स, चॉकलेट्स, जूसेस, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी हो, तो आप क्या सलाह दोगे? आप जैसे आपके पास लवली स्वीट्स वाला ही आ जाता है, या हल्दीराम्स आ जाता है, बीकानेर वाला आ जाता है, ये ब्रांड नेम्स हो गए हुए हैं मिठाई के अब आज की डेट में शॉप्स के। तो आप इनको क्या सजेशन जाएगी आपकी तरफ से कि कैसे इनवॉइस करें? क्योंकि वो तो इनवॉइस अगर एज ए गिफ्ट हैम्पर करेंगे तो उनको हाईएस्ट जीएसटी जो होगा वो देना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी योर सजेशन? आप क्या बोलोगे? आपको अब कंसल्टेंट की तरह सोचना है। सिर्फ जो पढ़ रहे हो वही जीवन नहीं है, उस पढ़ाई को आपने लिवरेज करना है, इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? कुछ बातें जो हैं वो दुनिया से समझनी है, कुछ अपने दिमाग से भी बनानी है। तो वन वे आउट कुड बी कि आप जो है लाख गिफ्ट हैम्पर बेच रहे हो, मगर आप गिफ्ट हैम्पर की तरह इनवॉइस क्यों कर रहे हो उसको? आप जो है अगर उसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक है तो आप कोल्ड ड्रिंक करके इनवॉइस करो ना। आप साथ में कैशू पैकेट, काजू का पैकेट डाला हुआ है तो काजू की तरह इनवॉइस करो। साथ में आप जो है उसके 300 ग्राम मिठाई, 400 ग्राम बर्फी कुछ दे रहे हो तो उसको 400 ग्राम बर्फी की तरह बिल करो। कोई जीएसटी ये थोड़ी ना रोकता है कि आप अगर 4 आइटम्स एक डब्बे में डाल के बेच रहे हो तो आपको एक डब्बे का बिल बनाना है, आप 4 आइटम्स का बिल बनाओ। हर एक आइटम पे जिस पे जोन से रेट से जीएसटी लगता है उससे चार्ज करो। वाई यू वॉन्ट टू हैव द आलस ऑफ, मीन्स आप जो है लेजी क्यों हो? आपने जो है आलस के मारे जो है अपने कस्टमर को महंगा प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ये चीज आपने ही ज्ञान देनी है ना, क्योंकि सरकार ने रूल बना दिया। आपको जो है अपने उस रूल के हिसाब से आपको गेम चेंज कर लेनी है। जो वकील लोग होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, वो इसी बात की फीस लेते हैं ना, जो राइट सलाह देंगे कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हो, आप अपने कस्टमर की टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हो। एक तो तरीका है कि भाई सरकार ने टैक्स लगा दिया है, दे दो चुपचाप से। दूसरा है कि अगर उसने लेफ्ट जाने के ऊपर टैक्स लगाया है तो आप पहले एक राइट टर्न लो, दोबारा एक राइट टर्न लो, फिर तीसरी बार राइट टर्न लो, फिर चौथी बार राइट टर्न लो, 4 राइट टर्न लेके भी वहीं पहुंच रहे हो जो एक सिंगल लेफ्ट टर्न से पहुंचते हो। तो आप 4 राइट टर्न लो ना, अगर वो सस्ता पड़ रहा है तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टेल इट। ठीक है जी? ये अब हमें 8B समझ में आ गया। तो 8B का जो एंटीडोट है वो आपको खुद निकालना है, वो आपको इंटरमीडिएट में किसी ने नहीं पूछना बच्चे, मगर आगे चल के लाइफ में वो काम आना है। तो आपको जो है, जैसे चेस खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं तो आपने सीखा कि घोड़ा जो है वो ढाई चाल चलता है, हाथी सीधा चलता है, ऊंट जो है वो तिरछा चलता है। आपने फिर उसको जो उसकी यूटिलाइजेशन है, उससे जो स्ट्रेटजीज, जो टैक्टिक्स बन खेल थी, वो थोड़ी ना किसी ने सिखाई है, वो तो खेल खेल के आई है। जैसे ही ये सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो इसकी टैक्टिक्स भी आ जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव हमारा टैक्टिक्स है। अभी चाहे हमने सिर्फ जो है इसको मगअप कर लेना है, मगर अगर टैक्टिक्स साथ साथ सोचने लगेंगे तो मगअप बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो बच्चे अब अपना आ जाता है, अभी तक हमने जो है वो पढ़ा था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैंने आपको हिंट दिया था पिछली क्लासों में कि एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी होता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इज द नॉर्मल वे ऑफ एक्चुअली पेइंग द जीएसटी, कलेक्टिंग द जीएसटी फ्रॉम योर कस्टमर, और उसके बाद उस टैक्स को जो आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो सरकार को जमा कराना है। उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, दैट वी ऑल नो। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में इतनी सारी क्लासेस जो हमारी हुई हैं उसमें एक क्लास में मैंने जिक्र आरसीएम का किया है,
वो आरसीएम क्या था बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट थे? एनीबडी कैन टेल? समबडी? कोई हिम्मत नहीं करेगा? अगर आप जो है गुड्स जो है इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट जब आप करते हैं, गुड्स से ज्यादा जो है वो सर्विसेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इट्स नॉट द गुड्स, इट्स द सर्विसेज। आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने किसी फॉरेन के आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लिया अपना घर बनाने के लिए, और आपने फीस पे करी है। मान लीजिए कि आपने जो है उसको जो फीस पे करी है वो $5,000 की फीस पे करी है। $5,000 मतलब रफली 5 लाख रुपए आपने पे किए हैं। आप उसको 5 लाख रुपए देने के बाद आपकी ड्यूटी जो है वो वहां खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि आपने पैसे तो फॉरेन कंट्री में दे दिए। जैसे कल कोई बच्चा कह रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ना कहें, दुबई कह लें, इट कैन बी पाकिस्तान इवन, आपने वहां पर पेमेंट कर दी। अब आपने सर्विसेज इंडिया में ली हैं, और सर्विसेज का जो प्लेस है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो इंडिया में हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, तो इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जीएसटी आपका जो फॉरेन का वेंडर है, जो दुबई का वेंडर है, वो नहीं पे करेगा। उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है इंडिया में पे करने की। लाइबिलिटी यहाँ जो कस्टमर है, जो आप हैं, जो कंज्यूमर है चाहे, उसी की है कि वो जीएसटी पे करेगा। वो एक तरफ पेमेंट करेगा टू दी वेंडर फॉर द सर्विसेज दैट इट हैज परचेस्ड। सेकंड, वो पे करेगा द जीएसटी टैक्स लाइबिलिटी ऑन द सर्विसेज दैट ही हैज टेकन, इट हैज टेकन। वो सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी खुद अपने आप से कस्टमर पे कर रहा है, इसको हम कहते हैं पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक तो ये इंपोर्ट के केस में आ गया। दूसरा जो है ये और कुछ एक सर्विसेज हैं जिनके केस में हमें बताया गया है। वन इज योर गुड्स, वन इज योर जीटीए। इसमें जो है आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंट्स जो होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे जो ट्रक वाले होते हैं, मींस आप ट्रकर्स जो हैं, और ट्रकर्स को जो ट्रांसपोर्टर जो जिसको हम कहते हैं, ट्रांसपोर्टर को आप कभी भी जो है वो जीएसटी पे नहीं करते हो अगर वो नहीं चाहता है तो। मींस ट्रांसपोर्टर की मर्जी है, इट्स प्योरली प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसपोर्टर कि वो आपसे सर्विस जीएसटी जो है रिकवर करना चाहता है या नहीं। आप फोर्स नहीं कर सकते हो उसको कि भाई तू मेरे से जो है जीएसटी ले ले। अगर आपने उससे सर्विसेज ली हैं, तो आपको जो है कुछ एक केसेस में वो पूरा एक डिफाइंड है सेक्शन के अंदर कि किस किस को जो है वो जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कर। लाइकवाइज वकीलों की सर्विसेज आप अगर लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ लॉयर्स, मीन्स आपने कोई केस करा या आपके ऊपर कोई केस किसी ने कर दिया, तो अब आपको वकील हायर करना पड़ेगा। जब आप वकील हायर करोगे तो आप वकील को उसकी फीस जमा कराओगे। मगर वकील की जब फीस दोगे तो उसने साथ में आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करोगे, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करोगे, आप कंपनी सेक्रेटरी हायर करोगे, किसी भी काम को कराने के लिए आप अपनी कंपनी का ऑडिट कराइए, आप कंसल्टेंसी लीजिए, आप इनसे किसी भी तरह की सर्विसेज लीजिए, यू नीड टू पे दिस फीस। फीस के साथ आपको उसको जीएसटी भी पे करना है, और वो जीएसटी आपसे कलेक्ट करके सरकार को जमा कराएगा। बट वकील एक ऐसी प्रोफेशनल कम्युनिटी है जिसको आप जीएसटी पे नहीं करोगे। मगर आप जो है अगर एक बिजनेस बॉडी हो, एज एन इंडिविजुअल तो आप जीएसटी पे नहीं करोगे। मगर आप एक बिजनेस बॉडी हो, आप एक कंपनी हो, तो आपको अलग से जीएसटी जो है वो पे करना है टू एक्चुअली पे ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी। तो आपको जो है तीन बड़े क्लियर एग्जांपल बताए हैं मैंने। फर्स्ट इज योर, आप फॉरेन कंट्री से सर्विसेज जो है इंपोर्ट कर रहे हो तब। दूसरा जो है वो हो गया गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए जिसे हम कहते हैं, उस केस में। और तीसरा जो है वो हो गया आपकी लॉयर की सर्विसेज, वकीलों की सर्विसेज जब आप लेते हो तो। और चौथा जो है, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो बिजनेस कर रहे हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपके लिए रेवेन्यू का सोर्स है। मींस यू कुड बेसिकली बी डीलर टूवर्ड्स देम। आप कुछ माल उनको बेच रहे हो, वो आपसे जो है
माल आप गवर्नमेंट से खरीद रहे हो, मींस सर्विसेज आप गवर्नमेंट से खरीद रहे हो, तो आप जब खरीद रहे हो सर्विसेज, तो गवर्नमेंट जो है वो आपसे ज्यादातर केसेस में सर्विसेज खरीदने पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगी। मींस आप अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी फॉर्म की सर्विसेज लेते हो, या आप उनके साथ जंक डीलर हो, मींस आप उनका जो है सामान खरीदते हो, मींस जो जंक वाला जो कबाड़ होता है, उस टाइम पे भी वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। जीएसटी कलेक्ट करने की मीन्स आपकी जीएसटी पे करने की जो ड्यूटी है वो आपकी है। यू आर सपोज टू पे इट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये 4-5 तरह की सर्विसेज हैं जहां पर ड्यूटी जो है वो अंडर आरसीएम आ जाती है। आरसीएम का उल्टा जो है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। जो नॉर्मल वे ऑफ पेइंग सर्विस टैक्स है वो एफसीएम ही है, फॉरेन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। बट एक्सेप्शनल जो है दैट इज योर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको एक बार फॉर्मली हम जो है अब रन थ्रू कर लेते हैं। पॉइंट मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया है मैं क्या कहना चाह रहा था। सो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। ठीक है जी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी टैक्स जो है आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब तक एक्ट में नहीं लिखा आप कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। द चार्जिंग सेक्शन इज ए मस्ट फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इन एनी टैक्स लॉ। आपके पास एक चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए। Any tax that can be imposed if it can be shown that the transaction fall within the ambit of taxable event and the person on whom the tax is so imposed gets covered within the scope and ambit of the charging section। मीन्स टैक्स कब इम्पोज होगा? जब आपकी ट्रांजेक्शन में बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये तो टैक्सेबल इवेंट है, और टैक्सेबल इवेंट है तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। फॉर जीएसटी टू कम इनटू पिक्चर द टैक्सेबल इवेंट इज, ये क्या है, एस एस और उसके बाद वाई, सप्लाई आएगा बी सर, सप्लाई। सप्लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सो द फॉर जीएसटी टू कम इनटू पिक्चर द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो आप सेक्शन 9 के तहत यहां पर अब ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया। यहां पे वो कह रहा था कि जब तक आपको ये नहीं पता कि कोई चार्जिंग सेक्शन होता है तब तक आप जीएसटी चार्ज नहीं करोगे। द चार्जिंग सेक्शन इज मस्ट फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इन एनी टैक्स लॉ। तो हमारा चार्जिंग सेक्शन कौन सा हो गया? सेक्शन 9 हो गया। ये पॉइंट हमने याद कर लेना है। कई बार 2 नंबर का ये इतना प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 9 है, याद रहेगा। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ टैक्स चार्ज अंडर जीएसटी। 2 तरह से टैक्स चार्ज कर सकते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। दिस इज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट कॉमन मेथड। In this system, the supplier of the goods or services is responsible for collecting GST from the recipient and depositing it with the government. We all know, कोई डाउट नहीं इस केस में। चार्जेस जीएसटी ऑन देयर इनवॉइस, इनवॉइस के ऊपर ही जीएसटी लगाएगा और रिकवर करेगा उससे। पेज द टोटल अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी। रिसिपिएंट जो है वो क्या करेगा? जो भी सप्लाई की वैल्यू है और साथ में जीएसटी की वैल्यू है वो दोनों सप्लायर को पे कर देगा। सप्लायर क्या करेगा? जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है वो जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा देगा। एक पॉइंट इसमें रह गया या शायद अगली स्लाइड में कवर हो, वो है कि वो जीएसटी जितना उसने कलेक्ट करा है सारा का सारा बच्चे जमा नहीं कराएगा। वो कितना जमा कराएगा? इसमें वो क्या कर सकता है, किस क्या बेनिफिट ले सकता है? दैट यू शुड बी टेलिंग मी। आईटीसी का बेनिफिट, आईटीसी का बेनिफिट लेगा। जितना उसके पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है वो सारे के सारे क्रेडिट का बेनिफिट ले लेगा। एंड दिस क्रेडिट इज नॉट ट्रेसेबल टू ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन के साथ ट्रेसेबल नहीं होना है। जितना उसके पास जो है वो क्रेडिट पड़ा है इस महीने जो उसने परचेज करी है या पिछले की महीने की परचेज जो उसने करी थी जिसका उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं लिया है, जितना भी उसके पास आईटीसी बुक्स में पड़ा है वो सारे का सारा जो है अपनी जीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज करेगा। ऐसा नहीं कि उसने जो है एक ट्रक माल जो बेचा उसी ट्रक माल की जीएसटी उसने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसने क्लेम करना है। वो जो माल उसके पास अभी खरीद के आया ही है
अभी जो है जस्ट पहुंचा है, और जो माल उसने बेच दिया कल तक, वो उसकी जीएसटी पे करनी पड़ेगी उसे? नहीं, पूरे पूरे महीने का जो है वो राउंडर्स बनेगा। इन जनवरी की टैक्स लायबिलिटी होगी, दैट विल बी बेसिकली जनवरी सेल बेसिस, जो जनवरी की वो सेल करेगा उसके ऊपर जीएसटी बनेगा। अब वो जो है वो उसको सेट ऑफ किससे करेगा? जितना भी उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अप टू द मंथ ऑफ जनवरी पड़ा हुआ है, इट मे रिलेट टू दिसंबर, इट मे रिलेट टू नवंबर, इट मे रिलेट टू जनवरी, वो किसी भी परचेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करेगा। ठीक है बच्चे? Now reverse charge mechanism is an exception to the normal rule. पिछले पेज में हम पिछली स्लाइड में जो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म देख रहे थे, अब हम आरसीएम पे आ जाते हैं। अंडर द आरसीएम द लायबिलिटी टू पे जीएसटी शिफ्ट्स फ्रॉम सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी रिसिपिएंट है, जिसने भी गुड्स या सर्विसेज खरीदे हैं, अब ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी उसकी है, उसने ही सरकार को डायरेक्ट जो है वो टैक्स जमा कराना है। The recipient is required to pay the tax directly to the government. The two scenarios where RCM is applicable are, ये दो सिनेरियोज जो हैं बड़े क्लियर दिए हुए हैं, कॉल आउट किए हुए हैं। मैं पहले बता चुका हूं, रिपीट करने जा रहा हूं अब बच्चे इसको। द गवर्नमेंट नोटिफाइज स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर आरसीएम विल अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ हु द सप्लायर इज। ठीक है जी, सप्लायर कोई भी हो, इस केस में जो है द गवर्नमेंट नोटिफाइज स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर आरसीएम विल अप्लाई। एग्जाम्पल इंक्लूड लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट। एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है तो आपको जो है ड्यूटी हमेशा आरसीएम से ही लगेगी। एडवोकेट को कभी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं कि तुम टैक्स कलेक्ट करके जमा कराओ। और दूसरा जो है दैट इज सर्विसेज ऑफ जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनको भी कभी ये ड्यूटी नहीं दी गई है। इसके बाद तीसरा जो है सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है तो वहां पर भी जो है आपको जो है जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी जो सर्विसेज ले रहा है, जो इनको यूटिलाइज कर रहा है, वही जो है वो जीएसटी पे करेगा। और चौथा जो है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो किसी को रेंट आउट कर रहे हो, आपने जो है वो बिल्डिंग किराए पे दे दी अदर देन ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो आपको जो है जो रेंट कलेक्ट कर रहा है उसको जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। जिसने रेंट पे बिल्डिंग ली है वो खुद ही जो है जीएसटी जमा कराएगा। और पांचवी जो सर्विस बताई इन्होंने, वो बताई डायरेक्टर सर्विसेज टू अ कंपनी। जो डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी में, उनकी सर्विसेज। तो बच्चे अभी तक हमने जो है आपको दो पॉइंट बता दिए हैं, पहले जो थे लीगल सर्विसेज और एडवोकेट, लीगल की एडवोकेट सर्विसेज, और दूसरी जीटीए। इनमें तो कोई डाउट है नहीं अभी आपको? जीटीए को हम और एडवोकेट की सर्विसेज को थोड़ा सा आगे चल के इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो भी कभी कभी आ जाता है कि कब कैसे और कहां पे जो है जीएसटी जमा कराना है आपको, किस किस को जमा कराना है। जैसे इंडिविजुअल को जमा नहीं कराना है, आप कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है तभी जमा कराना है। सो ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग अहेड, बट प्रिंसिपली टॉकिंग तो आपको ये दो सर्विसेज बड़ी क्लियर है, एडवोकेट की सर्विसेज, या इसको लीगल सर्विसेज भी कह सकते हैं, और दूसरी जो है जीटीए की सर्विसेज। इनमें कोई डाउट? हेलो, हाँ या ना में जवाब दे दो बच्चे। डाउट है तो जो डाउट है पूछ लो। नो सर। हेलो, हाँ जी, नो सर। ओके गुड नो गुड, सर। नाउ आई हैव सीन सम गुड थम्स अप। नो सर। बढ़िया, ठीक है जी, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो अब हम आ जाते हैं कुछ एक सर्विसेज जिनके नाम ही आपने पहली बार सुने होंगे। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या चिड़िया है, अभी पहले कभी शायद सुना ही नहीं होगा। पता है कुछ? नहीं पता? तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बेटे होता है, नो सर।
हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? आप जब बिजनेस में आते हो, व्हेनसोएवर यू आर गेटिंग इनटू अ बिजनेस, तो जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो समझदार लोग होंगे, खासकर जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अभी शायद हम नहीं होंगे, आप लोग नहीं होंगे उस लेवल पे कि आपको लगे कि आर्बिट्राज की जरूरत पड़ेगी, बट आर्बिट्राज की जरूरत पड़ जाती है। जैसे बिजनेस में जब बैठेंगे, किसी के साथ व्यापार करेंगे, जैसे पार्टी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करा, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जीवन जो है वो फ्रिक्शन फ्री चलेगा। कहीं ना कहीं हमारे झगड़े होंगे आपस में। जिस भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ जो है व्यापार करेंगे, वहां आपस में झगड़े होंगे होंगे। अब जब झगड़े होंगे, तो हम जो है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमारा झगड़ा हुआ आपस में, इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू एनी मैटर, तो हम जो है फलाने बंदे के पास जाएंगे, पहले अपना झगड़ा निपटाने। कोर्ट कचहरी हम सेकंड नंबर पे जाएंगे, मगर फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, दैट विल बी दिस पर्सन। दैट पर्सन कैन बी एनी एमिनेंट लॉयर, एनी एमिनेंट जज, जो पास्ट में रहा हो। जनरली जो 60-65 साल के लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं, वो आर्बिट्राज कहलाता है। ठीक है जी, आर्बिट्राज मीन्स वो बीच में फैसला करा देता है। कोर्ट में जाओ तो केस खिंचता चला जाता है लंबा, आर्बिट्राज के पास चले जाओ तो वो जल्दी फैसला करवा देता है। तो ये जो है ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है, जो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि अगर जो है मेरा झगड़ा होगा, इफ देयर इज सम डिस्प्यूट, देन वी विल एक्चुअली नॉक द डोर ऑफ दिस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा, वो फ्री में आपके लिए काम नहीं करेगा, वो आपसे इस काम की फीस मांगेगा। वो पहले आप जब उसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो अपॉइंट कर रहे हो, तब भी हो सकता है 2-4-5 लाख रुपए ले, और उसके बाद हर एक सिटिंग के जब भी आप उसके पास जो है वो केस अपना डिसाइड करने जाया करोगे, वो तब भी फीस लेगा। अब कैसे कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चे इस केस में? जैसे हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल जो है वो आप लोगों को जब सर्विस मुहैया कराता है, मीन्स आपको जो है सिम कार्ड देता है, तो सिम कार्ड जो है वो एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप फोन सुन सकते हैं। वो कनेक्टिविटी के साथ आपको एक बिलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है कि आपको जो है वो हर कॉल जब चलती है तो आपका जो है वो प्रीपेड बैलेंस कम हो जाता है, या पोस्ट पेड जो होते हैं उनका बिल बढ़ जाता है। तो वो सारी बिलिंग मैकेनिज्म जो है, दे एक्चुअली बाय इट फ्रॉम अनदर कंपनी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो उनके लिए काम कर रही है, जिसका नाम आईबीएम है। ठीक है जी, आईबीएम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी है जो उनके लिए ये बिलिंग का काम करती है। अब उनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन बिटवीन एयरटेल एंड आईबीएम, तो सीधा सीधा ऐसा नहीं होगा कि आईबीएम जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर देगा, या जो एयरटेल है वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर देगा। इन्होंने एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि अगर हमें कोई डिस्प्यूट होता है और हमारी टीम्स आपस में उसको जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाती हैं, तो हम फलाने बंदे के पास फैसला करवाने के लिए जाएंगे। अगर तब भी फैसला नहीं हो पाता है, या एक बंदे को फैसला एग्री में नहीं होता है, तो फिर वो जो है वो कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। तो मगर कोई भी आपके पास टाइम क्यों लगाएगा? मीन्स टाइम इज मनी ना इन लोगों के पास। मतलब अगर कोई एयरटेल जो है किसी डिस्प्यूट में फंस गया, तो ना तो एयरटेल के पास कोई पैसे की कमी है, ना आईबीएम के पास कमी है, तो इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो फ्री में क्यों करेगा? सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो फीस लेगा। जब वो फीस लेगा, तो अब फीस जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ली, फीस के साथ कायदे से उसको जीएसटी भी लेना चाहिए था, क्योंकि इट्स अ सर्विस, तो सर्विस के ऊपर 18% जीएसटी भी आना चाहिए था। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को जो है इन चीजों से मुक्त कर दिया गया है, एक्सोनरेट कर दिया गया है। मुक्त का मतलब जो है लीगली मुक्त, लीगल मुक्ति का मतलब होता है एक्सोनरेशन, एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट कर दिया गया कि भाई तुमको खाली अपनी फीस लेनी है, इनसे जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर जीएसटी कलेक्ट करने से एक्सोनरेशन मिली है एयरटेल को और आईबीएम को जो है। इन्होंने फीस तो दे दी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में,
बट जैसे फीस दी, हम मान लेते हैं कि दोनों ने जो है वो 1-1 लाख रुपए फीस दी एक दिन की, तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर एयरटेल 18,000 रुपए जीएसटी कराएगा जमा सरकार को कि मैंने 1 लाख रुपए फीस दी, 1 लाख रुपए की सर्विसेज खरीदी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से, 18,000 रुपए सर आपके जीएसटी के ये आ गए। वैसे ही आईबीएम भी जो है वो 18,000 रुपए जीएसटी के जमा करा देगा, उसने भी 1 लाख रुपए की सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से ली। किसी को कोई डाउट बच्चे इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से? इसके मतलब में आर्बिट्रल निकला कहां से? No, sir. आर्बिट्राज, आर्बिट्राज से निकला है। ठीक है, आर्बिट्राज के अभी कई मतलब निकलेंगे हमारे, जो है हमको ऐसा लगेगा एक बार कि यार ये तो मतलब डिफरेंट हो गया। आगे चल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आर्बिट्राज पढ़ोगे आप जो है उस टाइम आपको लगेगा ये डिफरेंट है, बट थोड़ा सा कूल माइंड के साथ सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं, मतलब तो सेम ही है, लिटरल मीनिंग सेम है, सिर्फ फंक्शनैलिटीज दो दो अलग अलग है। तो आज मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब खाली जो बीच में फैसला कराता है, आपका जो है आपको रिकंसिलिएशन करा देता है, फैसला नहीं कराते, ये ज्यादातर आपकी रिकंसिलिएशन कराते हैं। ठीक है जी, आपकी दो गलतियां जो आप अलग अलग से कर रहे हो बता देता है कि यार ये गलती तेरी है, ये गलती तेरी है, दोनों आपस में मिलकर ठीक कर लो, वैसा काम करते हैं। नो नेक्स्ट जो आ जाता है, आपको ये रेंटिंग वाला पॉइंट अपने आप ही समझ में आ गया, इसको मैं ना भी बताऊं तो भी चलेगा। रेंटिंग बाय वे, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हो तो वो जीएसटी लगता है। अगर रेजिडेंशियल के लिए दे रहे हो तो इट इज एग्जेम्प्ट, बट अगर रेजिडेंशियल के लिए नहीं दे रहे हो तो देन इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। अब इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ड्यूटी देनी है आपको, आपको किराए के साथ साथ जीएसटी नहीं देना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट चीज जो है वो है डायरेक्टर। तो अभी आप कंपनी लॉ पढ़ रहे होगे, बीकॉम में भी पढ़ा होगा, तो कंपनी लॉ के अंदर जो है आपको कंसेप्ट पता होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कंसेप्ट होता है। मींस आपके दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक तो जो है वो कंपनी के रोल्स पर होते हैं, कंपनी की सर्विस में डायरेक्टर होते हैं, जनरली इनको हम फुल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। बट जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग अ टाइप ऑफ सर्विस टू द कंपनी। There with them there is a contract for service and not contract of service। ये जितनी भी विजिट्स करते हैं कंपनी में, मींस ये आते कब है? जब बोर्ड मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं, तो बोर्ड मीटिंग के टाइम पे आते हैं, इनको आने पर सिटिंग फीस दी जाती है। जैसे एक बार ऑफिस आएंगे ये बोर्ड मीटिंग के टाइम पे, तो इनको 50,000 रुपए एक दिन के मिल जाएंगे। किसी कंपनी में लाख रुपए भी मिल जाएंगे, किसी कंपनी में 10,000 रुपए ही देते होंगे। तो ये जो है ये अपनी फीस लेके भाई साहब घर चले जाते हैं। वहां पर इन्होंने कोई सलाह देनी हो दे देते हैं बिजनेस के बेनिफिट के लिए, और अदरवाइज जो है ये अपनी फीस लेते हैं और अपना चले जाते हैं। ये काम आप भी जो है 50 साल की उम्र के बाद जो है कर सकते हो। यू कैन बी ऑन द बोर्ड ऑफ सम कंपनी, आप एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हो। तो जब आपको ये फीस मिलेगी बच्चे, तो ये फीस आपको सर्विस प्रोवाइड करने की है, मगर इस फीस के ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हो। आप जीएसटी क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हो? क्योंकि ये सर्विस जो है दिस फॉल्स अंडर आरसीएम, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है। तो जिस कंपनी ने ये फीस दी है उस डायरेक्टर को, उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फीस तो भाई दे दी डायरेक्टर को, जिससे सर्विसेज, जिसकी सर्विसेज कंज्यूम करी थी, और जो उसके ऊपर जीएसटी बनेगा वो हम चुपचाप से अब सरकार को जमा करा देंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट शुड बी। क्योंकि आरसीएम समझ में आ गया, तो ये तो 5 तरह की सर्विसेज ये हैं जो हम समझ रहे हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? एक बार अपने अपने थम्स अप कर दो यार, क्लियर है तो। गुड गुड गुड। नो नेक्स्ट जो है ये थी 9 सबसेक्शन 3 वाली जो है। 9 सबसेक्शन 3 में क्या था, आपको एक टाइप्स ऑफ सर्विसेज बताई गई हैं। मींस एक नोटिफिकेशन के थ्रू सर्विसेज बताई हैं। गवर्नमेंट नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर आरसीएम विल अप्लाई। मींस एक नोटिफिकेशन निकाली, उसमें बताया गया कि भाई इन सर्विसेज के ऊपर आप जो है वो एफसीएम ना करके आरसीएम के हिसाब से लोगे। अब 9 सबसेक्शन 4 में क्या है? यहां नोटिफिकेशन नहीं है, यहां पर यह है कि दिस प्रोविजन अप्लाइज व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन receives a supply of specified goods or services from an unregistered person।
आप जो है कुछ एक स्पेसिफिक सर्विसेज आप जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो, और लेने वाला कौन है? लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है? जिसने जीएसटी में अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, जिसकी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हुई है, वो बंदा जो है दैट इज बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन। और अनरजिस्टर्ड कौन है? जो उसकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई है। जैसे जो बंदा विदेश में बैठा हुआ है, दैट इज द पर्सन हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो आप विदेश से जब खरीद रहे हो सामान, तो अ पर्सन हु इज बाइंग हेयर इन इंडिया, ही मे बी रजिस्टर्ड पर्सन, ही मे बी, कोई जरूरी नहीं है वो रजिस्टर्ड हो, बट वो रजिस्टर्ड है, तो उसको अंडर आरसीएम जो है वो जीएसटी जमा कराना है। अब खरीद वो किससे रहा है? अगर वो विदेश से खरीद रहा है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज बाइंग फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ओनली, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीद रहा है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? Yes, sir. ये पॉइंट्स नीचे जो लिखे हैं ये उसकी समरी हो गई। हु पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट? तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर देता है, यहाँ पे रिसिपिएंट देगा। लाइबिलिटी किसकी है? इसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी सप्लायर की है, आरसीएम में रिसिपिएंट की आ गई। हु कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट? सप्लायर से कलेक्ट करेगा। रिसिपिएंट ने तो किसी से कलेक्ट करना ही नहीं है। रिसिपिएंट पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट वाया सेल्फ इनवॉइसिंग, वो खुद ही करेगा अपने आप से। अब जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट होते हैं ना बच्चे, जैसे सप्लायर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, जो टैक्स उसने जमा कराया है रिसिपिएंट से कलेक्ट करके, सिमिलर केस में रिसिपिएंट भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करेगा। अगर उसने सर्विसेज खरीदी है कोई और उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, तो जो टैक्स उसने जमा कराया है उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा। ठीक है जी। पर्पस जो है ये स्टैंडर्ड टैक्स कलेक्शन है, और ये जो पर इसका पर्पस क्या है? टू ब्रिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनटू टैक्स नेट एंड प्रिवेंट टैक्स एविशन। टैक्स जो है वो इवेड ना हो, इसलिए ये किया गया है। अब इसमें ये जो दो बाकी जो सर्विसेज थी, लाइक्स ऑफ योर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये समझ में आती है कि ये कई बार इंडिविजुअल्स चला रहे होते हैं, बुढ़े बुढ़े लोग होते हैं, उनको कहाँ बोझ डाल रहे हो आपकी भाई तू अब जीएसटी कलेक्ट करके जमा करा और वो सब कर। वैसे ही जो रेंटिंग कर रहे होते हैं ये भी नॉर्मली जो है वो अधेड़ उम्र के लोग ही होते हैं, जिनके पास बिल्डिंग्स होती हैं, किराए पे दे देते हैं, इंडिविजुअल्स ही होते हैं। इनको भी इस पचड़े से हटा दिया। डायरेक्टर भी हमने आपको बताया कि 50 साल से ऊपर के लोग ही बने होते हैं, तो उनको भी कहा कि छोड़ो ना, तुम अपना सिटिंग फीस लो और एंजॉय करो। ये दो सर्विसेज को क्यों छोड़ा गया है? मींस ये तो अपने आप में जो है बड़ी, एडवोकेट का मतलब तो ये है कि जो लॉयर है वो जीएसटी के लिए लॉयर लोग हायर करते हैं, तो जी हाँ, लॉयर्स को ही इस एम्बिट से क्यों निकाल दिया गया? या गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये भी तो कंपनियां हैं, ये क्यों इन चीजों से बाहर निकली हुई हैं? तो इसकी जो है वो एक पुरानी हिस्ट्री है। मतलब ये जो जीटीए है, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इन्होंने एक बड़ी लंबी स्ट्राइक कर दी थी 1997 में, जब सर्विस टैक्स इन पे पहली बार लगाया गया था। तब जीएसटी नहीं होता था, सर्विस टैक्स होता था। इन पे सर्विस टैक्स लगा था, तो इन्होंने 1 महीने के लिए करीब करीब स्ट्राइक कर दी थी, 26 दिन चली थी इनकी स्ट्राइक, और हिंदुस्तान में चक्का जाम हो गया था। तो उस चीज को, उससे लेसन लर्न करते गवर्नमेंट कहती है कि यार तुमने नहीं लेना ना लो, तुम्हारी जगह हम खुद जमा करा देंगे। इसका तो वो सिंपल सा एग्जांपल है। और लॉयर्स के ऊपर शुरू से नहीं बना, क्योंकि उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। जो कभी फाइनेंस मिनिस्टर होते होते थे इंडिया में, वो खुद लॉयर थे, पी चिदम्बरम साहब। तो वो ही उनका पार्ट होते होते थे, तब से इनको भी छोड़ा हुआ है कि तुम भी कोई सर्विस टैक्स जो है कलेक्ट करने के झंझटों से बचे हुए हो। तुम्हारे बेसिस पे अगर किसी और को करना है तो मतलब जो आपसे सर्विसेज लेगा वो जमा कराएगा। नाउ इफ दैट पार्ट इज नॉट देयर ऑन माय किटी बेटा, तो मैं आपसे इसके ऊपर सवाल पूछूंगा अगली क्लास में। मेरी अगली क्लास परसों होगी, तो परसों जो है आप थोड़ा सा जो है तैयारी करके आओगे, दैट्स अ पीस ऑफ होमवर्क फॉर यू। थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जीटीए और लॉयर्स के केस में, एडवोकेट लीगल सर्विसेज के केस में
जीएसटी की लायबिलिटी जो रिसिपिएंट है वो किस टाइप के रिसिपिएंट पे आती है, जैसे इंडिविजुअल के ऊपर नहीं आती है, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पे बिल्कुल ही नहीं आती है। मींस जीटीए की जो है, या अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, आप सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे आपने अगर कोई केस फाइल कर दिया रिलेटेड टू जीएसटी ही, आपने कोई केस फाइल कर दिया है, और आप मतलब अगर रजिस्टर्ड हो, तब तो आपको जो है वो प्रॉपर से जीएसटी जमा कराना है। मगर मान लीजिए आपका केस इनकम टैक्स का है, अब आपने वकील हायर करा, उसके लिए फीस दी वकील को, बट आपकी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो उस केस में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी जीएसटी जमा कराने की, आपकी सर्विसेज विदाउट जीएसटी चली जाएंगी। तो ये सारी डिटेल पढ़ के समझ के आपने आनी है, एंड दैट विल बी पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास फॉर लाइक 5-7 मिनट्स। अगर 1.5 घंटे की क्लास हम सैटरडे को लेते हैं, तो उस 1.5 घंटे में 10-5 मिनट हम इस डिस्कशन में निकालेंगे, आप इसकी तैयारी करके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अब आ जाता है आरसीएम के बाद, दैट इज बेसिकली टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स से क्या मतलब होता है बच्चे आपका? ई कॉमर्स से क्या समझते हो? सर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे बाय एंड परचेज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल जैसे? सर अमेजोन से कोई चीज परचेज की। अमेजोन से आपने कोई चीज परचेज कर ली। अब यहां ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम अमेजोन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेजोन पे जब आप परचेज करते हो तो वो मीडिएटर होता है। दैट इज बेसिकली अ मीडिएटिंग कंपनी। जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, वो एक कंपनी से मतलब आप जो है इंडिविजुअल मोबाइल फोन खरीद लिए, चार्जर, क्या कहते हैं, ईयर प्लग्स खरीद लिए, हेडफोन खरीद लिए, पेन खरीद लिए, आप कुछ भी खरीदते हो तो एक किसी दुकान वाले से खरीदते हो। जो बीच में आपके ऑपरेटर होता है, जिसको हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला है, वो जो है वो मीडिएटर है। आप बेसिकली कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरी दुकान वाले से। मीन्स आप दुकान के साथ जो है बाइंग कर रहे हो, दुकान वाला आपको इनवॉइस बना के देता है, उस इनवॉइस के ऊपर वो आपसे जीएसटी भी चार्ज कर लेता है। वो जीएसटी आपका जो है वो लाइबिलिटी बन जाता है, आप वो जीएसटी पे कर देते हो, वो दुकान वाले के पास ही जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस अमेजोन के पास नहीं जाता है, और वो दुकान वाला जो है वो जीएसटी पे कर देता है। बस इतनी ही सर्विसेज आप जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है वो आपको। आपके लिए कोई अमेजोन अलग से फीस चार्ज नहीं कर रहा है आपसे। हम बात कर रहे हैं कि आपका जो ऑपरेटर है वो आपसे फीस चार्ज करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपसे फीस चार्ज करता है। वो किन केसेस में फीस चार्ज हो रही है बच्चे? वो फीस चार्ज हो रही है, अब हमारे यहाँ पर जो है ये जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, मींस दिस इज बेसिकली फॉर नोटिफाइड सर्विसेज, टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड फॉर सर्टेन नोटिफाइड सर्विसेज। तो ये नोटिफाइड नोटिफाइड सर्विसेज कहाँ है ई कॉमर्स की? एक तो ये है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मींस जो आपकी ओला उबर चलती है। अपने वहां चलती है ओला उबर, नंगल वगैरह में यस सर। टैक्सी चलती हैं वहां पे भी। वेरी गुड। तो वो जो टैक्सी चल रही है उसके ऊपर भी जो है वो जीएसटी की लाइबिलिटी आती है। फिर दूसरी जो है वो आती है एकोमोडेशन सर्विसेज के ऊपर। एकोमोडेशन सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, inns, गेस्ट हाउसेज, क्लब्स, कैंप साइट्स और अदर कमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेज, एक्सेप्ट व्हेन द पर्सन providing the service is liable for registration under GST due to their turnover। अब अगर वो जो है वो किसी ओला उबर के केस में, सबसे पहले तो ओला उबर की बात करें,
तो ओला उबर के केस में इसको चला दो ना, ठंड गर्मी लग रही। सॉरी गाइस। सो ओला उबर के केस में जो ड्राइवर होते हैं दे आर नॉट रजिस्टर्ड, जो ड्राइवर हैं, जो टैक्सियां हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। बट जो आपका प्लेटफॉर्म है वो इतनी बड़ी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ओला और उबर, तो उनको जो है वो जीएसटी के नेट में लेकर आ रहे हैं। आप जितनी भी ओला उबर की राइड्स लेते हो सबके ऊपर जीएसटी जाता है। मींस आपने जो है वो 200 रुपए दिए ओला उबर उबर यूज करने के, तो उस 200 रुपए में आपका जीएसटी इंक्लूडेड है। दैट इज ऑलरेडी टेकन बाई दी ओला और उबर और ब्लू या जो भी नाम है उस सर्विस का, उसने वो ऑलरेडी उससे ले लिया है। रैपिडो है, वो उबर है, ओला है, उसने आपसे वो 200 रुपए के अंदर जो है जीएसटी कलेक्ट कर लिया है। और अब वो उसकी जिम्मेदारी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो उस 200 रुपए में से जो जीएसटी का पोर्शन है वो कलेक्ट करे और सरकार को जमा कराए। वैसे ही आपकी जो है नेक्स्ट चीज जो आ जाती है दैट इज एकोमोडेशन सर्विसेज। एकोमोडेशन सर्विसेज में बच्चे दो तरह के आपके जो हैं वो सर्विसेज होंगी, जहां से आप बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज ले रहे हो। आप हो सकता है किसी होटल की बुकिंग करा रहे हो, होटल की बुकिंग करा रहे हो तो होटल्स ज्यादातर जो हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि होटल की जो टर्नओवर है, जो रिसीट्स है, वो 20 लाख रुपए से ऊपर की होंगी साल की, तो उन्होंने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। अगर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन होटल की हुई हुई है तो वो इस केस में नहीं फंसेगा। यहां पर कौन फंसेगा? यहाँ वो लोग फंसेंगे खाली, मतलब वो वाले आपके क्लाइंट्स आएंगे, उनकी क्लाइंट्स की उन फीस में से पैसे निकालने हैं जीएसटी के, जहां पर आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो उनको, उन घरों में जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई है। जैसे जो वो ओयो रूम्स होते हैं, राइट? हेलो? यस सर। ओयो रूम्स Yes, होते हैं ना, sir. ओयो रूम्स होते हैं, या फिर एयरबीएनबी करके सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर जो लोग जो हैं एयरबीएनबी या ओयो रूम्स की तरह घर को किराए पे देते हैं अपने, यहाँ कोई सराय बना के दे दी, इन बना के दे दिया, गेस्ट हाउस बना के दे दिया, या कैंप साइट बना के दे दी, और वहां दैट पर्सन, जिस बंदे ने जो है वो सर्विसेज ऑफर करी हैं, उसने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है। तो इस केस में क्योंकि दीज सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय वन प्लेयर, वो प्लेयर कौन सा है? दैट प्लेयर इज ओयो रूम्स, दैट प्लेयर इज एयरबीएनबी। एयरबीएनबी वर्ल्ड की कंपनी है, मींस खाली हिंदुस्तान की नहीं है, अरबों रुपए की टर्नओवर है इनकी। अब यहां अगर इनकी सर्विसेज पे हम जीएसटी ना लें तो ये हो जाएगा कि यार ये सर्विसेज तो अरबों खरबों रुपए की ले रहे हैं, दे रहे हैं आगे चल के, और जीएसटी के नाम पे कुछ नहीं दे रहे कि जी जिस बंदे की सर्विसेज हमने लेके दी हैं क्योंकि उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो हम जीएसटी नहीं देंगे, तो ये टैक्स की चोरी जैसी बात हो जाएगी। तो फिर इनके ऊपर वो कहा गया है कि आप फीस लीजिए, ठीक है, 1000 रुपए बनती है कमरे की फीस, आप 1000 रुपए लीजिए, मगर 1000 रुपए के साथ आप 18% का जीएसटी लीजिए, जो 1000 रुपए के साथ 180 रुपए का जीएसटी आएगा। वो आप जो जिसका कमरा है उसको नहीं दोगे, आप डायरेक्ट जो है वो सरकार को जमा करा दोगे, एंड दैट विल बी सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 9 सबसेक्शन 5, एंड दैट इज टैक्स बेसिकली ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो है वो टैक्स बच जाएगा। ठीक है जी। द प्राइमरी लाइबिलिटी टू जीएसटी इज शिफ्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर, जो इंडिविजुअल सप्लायर है उससे ये सर्विस, ये लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी आ, अदरवाइज ये लाइबिलिटी किसकी थी? जिस बंदे ने कमरा किराए पे दिया है रहने के लिए, या रूम कह लो, या होटल सर्विसेज कह लो, या कैंप साइट कह लो, कुछ भी कह लो, जिस बंदे ने ये सर्विस दी है टू यू, आप कस्टमर थे उसके पास, आप डायरेक्ट नहीं पहुंचे, आप पहुंचे किसके थ्रू? आप एयरबीएनबी के थ्रू पहुंचे हो, तो आपको जो है वो टैक्स जो है वो एयरबीएनबी को पे करना है, और एयरबीएनबी जो है
वो इन टर्न टैक्स जो है वो सरकार को देते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? This is Yes. applicable on intrastate supplies. This section applies specifically to intrastate within the same state. And it is basically for notified service. This provision is applicable only to the notified services that have been specifically notified by the government. तो यानी कि गुड्स तो सबसे पहले इससे निकल ही गए। जो हमने पहला पॉइंट शुरू करा था डिस्कशन का, वो हमने करा था ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में हमने पहला एग्जांपल अमेजॉन का बताया था। तो अमेजॉन गुड्स जो उसने बेचे हैं उसके लिए यहां पर है ही नहीं। तो अमेजॉन गुड्स ही बेचता है, अमेजॉन सर्विसेज तो बेचता नहीं। तो अमेजॉन जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है इसके लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए वो पहले तो हो गया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यहां पर जो है जो भी राइड आपको प्रोवाइड कर रहा है दैट इज इंक्लूडिंग द जीएसटी अमाउंट, उसमें से वो जीएसटी अमाउंट सरकार को पे करेगा ही करेगा। दूसरा हो गया आपकी एकोमोडेशन सर्विसेज। एकोमोडेशन सर्विसेज में ओला, क्या कहते हैं, ओयो रूम्स हो गए, housing.com करके कंपनी है मेरे ख्याल में, दैट इज देयर। उसके अलावा और छोटी मोटी कई कंपनीज हैं, टर्बोटेक करके एक कंपनी है। देन एज आई एम टेलिंग यू दैट बिग नेम एयरबीएनबी, वो तो है ही है। तो ये सारी कंपनीज हैं जो एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फिर नेक्स्ट जो है देयर आर सर्टेन हाउसकीपिंग सर्विसेज कंपनीज। ये तीसरी टाइप की कंपनी है जिसपे जो है जीएसटी एप्लीकेबल होएगा। ये आपको प्लम्बर, ये आपको टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, एसी सर्विस करने वाले, कूलर सर्विस करने वाले, पंखा टांगने वाले, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ये आपको जो है ब्यूटी, होम ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि ब्यूटिशियन जो है घर आ जाती है, या आपका जो सैलून है वही घर चलकर आ जाता है। मींस आपके लिए आपको अगर बाल कटाने हैं, आपको अपने बाल पर्म कराने हैं, वो सब आपको घर आके प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारी हाउसकीपिंग सर्विसेज अगर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है और जिसके साथ वो आपको कनेक्ट कर रही है, एक प्लम्बर के साथ कनेक्ट करेगी, मींस आपको अपना नलका ठीक कराना है, तो नलके वाले ने तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कराई नहीं होगी। जो मिस्त्री आएगा, जो प्लम्बर आएगा, उसने तो कराई नहीं होगी। तो मगर आपको प्लम्बिंग के ऊपर भी जो है वो जीएसटी पे करना पड़ेगा। कारपेंटर की सर्विसेज आपने ली, आपका दरवाजे का लॉक खराब हो गया, आपने नया लॉक लगवाना है, आपको उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ द सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू वो प्रोवाइड कर रही है। आपने अगर हाउसिंग कंपनी सर्विसेज का नाम, हाउसकीपिंग सर्विसेज का नाम सुना हो तो एक अर्बन कंपनी करके है, या अर्बन क्लैप होती थी पहले, आजकल उसका नाम अर्बन कंपनी हो गया हुआ है, लिस्टेड कंपनी है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। अर्बन कंपनी का आप अगर ऐप डाउनलोड कर लो तो आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन और ये सारे लोग जो हैं बड़े आराम से मिल जाते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ये तीनों नोटिफाइड सर्विसेज क्लियर हो गई आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे पॉइंट जो अपने को समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सरकार ने किसी को भी टैक्स नेट में से छोड़ना नहीं है। मीन्स जैसे वो एक होता है ना कि मछली पकड़ने वालों का जाल होता है, तो अगर कोई बारीक से बारीक मछली निकल जाती है उस जाल में, तो उनके पास एक महाजाल भी होता है जिसमें से छोटी मछली भी जो है वो उसके अंदर फंस जाती है। तो जीएसटी के लिए सरकार जो है वो कुछ उस तरह से तैयारी करके बैठी हुई है कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे को सर्विस प्रोवाइड कर दे या गुड्स बेच दे तो ऐसा ना हो कि जीएसटी की कलेक्शन ना हो। एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी एक्चुअली हैविंग सम कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी आ जाए। तो ये इसलिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली सर्विसेज। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चे हमने सुनना है, समझना है, दैट इज योर जीरो रेटेड सप्लाई। अब इसमें हमारी 2-3 तरह की सप्लाईज होती हैं जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है, जो हमें आम बोलचाल की भाषा में लगेंगी एक ही तरह की सर्विसेज की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक है जी एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई है जी, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ मैं बात करूं कि ये जीरो रेटेड सप्लाई है,
तो कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन इंग्लिश क्या कहती है, आम बोलचाल की भाषा हमारी क्या कहती है कि दोनों एक ही बारे में बात कर रहे हो यार, आप क्या और क्या कह रहे हो कि एक के ऊपर जीरो रेट है और दूसरे के ऊपर एग्जेम्प्ट है। बट यहां जो है अब हमने एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बना लेना है। इससे पता चल जाएगा कि आपने इंटरमीडिएट की सब जो है वो स्टडी करी हुई है, CWA का पेपर आपने जो है वो, CMA का पेपर आपने अटेम्प्ट जरूर करा है। पास करना तब तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब आपको सर्टिफिकेट ही मिल गया कि जीरो रेटेड क्या आपको पता है। बट अगर नहीं भी पास किया किसी ने तो भी उसे पता होना चाहिए कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या है। एग्जेम्प्ट सप्लाई तो सिंपल सी है कि जैसे एक किसी सप्लाई के ऊपर 5% GST लगता है, बट कुछ एक सर्विसेज हमने बताई थी आपको कि एग्जेम्प्ट कर दी गई थी। जैसे अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस की सर्विसेज, मेडिकल इंश्योरेंस जो है, आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो तो उस सर्विसेज के ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगता है। पिछले साल तक लगता था, इस साल से कोई टैक्स नहीं लगता है। इट्स नोन एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कहलाएगी बच्चे, वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं कहलाएगी। जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी होती है? जीरो रेटेड सप्लाई रेफर्स टू specific category of goods or services that are taxed at a rate of 0% but still allow the supplier to claim input tax credit। उसके ऊपर ITC मिलेगा। मींस आप जो है वो सर्विसेज या गुड्स जो है वो बेच तो रहे हो, एट जीरो रेट ही बेच रहे हो। उन सर्विसेज और गुड्स को बनाने के लिए जो आपने इनपुट्स यूज किए हैं, आप उन इनपुट्स के ऊपर ITC क्लेम कर सकते हो। इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज की बात कर रहा था, जैसे आप जो है अगर इंश्योरेंस कंपनी हो, आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस, मैक्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, तो आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस बेचते हो किसी क्लाइंट को, तो उसकी आपने प्रीमियम लिया 10,000 रुपए, उस 10,000 रुपए के ऊपर कोई GST चार्ज नहीं करोगे। मगर आपने उन इंश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए बहुत सारे इनपुट्स यूज किए होंगे। बहुत सारे इनपुट्स में मैं दो इनपुट्स की बात करता हूं। एक तो बिल्डिंग किराए पे लेके ऑफिस बना के बैठे होगे, किराए के ऊपर जो है वो GST पे किया होगा। उस किराए के GST का ITC नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि आप एक एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, इसलिए आप जो है जो GST आपने पे किया है, जो किराया आपने बिल्डिंग के लिए पे किया है, उसका कोई भी GST का क्रेडिट नहीं ले सकते हो। आपका हर एक एम्प्लॉय मोबाइल फोन यूज करता है, मोबाइल फोन यूज करता है तो इंटरनेट यूज करता है, मोबाइल फोन यूज करता है तो आपका अच्छा खासा टेलीफोन बिल आता होगा, उसके ऊपर GST भी पे करते हो आप। मगर उस GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका जो फाइनल आउटपुट है, जो आप डिलीवर कर रहे हो सर्विसेज, वो एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट सर्विसेज के लिए जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हो, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, मना है। एग्जेम्प्ट में वो होता है। जीरो में क्या होता है? जीरो में उसने कह दिया कि इसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते, here ITC is allowed to you। ठीक है जी, मींस बट स्टिल अलाउ द सप्लायर टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये चीज बीच में क्या लिखी है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे, मगर उससे पहले जो है ये जीरो रेटेड सप्लाईज हैं किस लिए, व्हाट क्वालिफाइज एज जीरो रेटेड सप्लाई, ये वाला पोर्शन जो हाईलाइट किया हो बच्चे, इसको नेक्स्ट क्लास सैटरडे को इसको दोबारा टच करेंगे, इस स्लाइड पे वापस आएंगे। बट मैं इसमें अभी मेजर पॉइंट्स जो है वो कवर कर देता हूं। जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं, दे आर बेसिकली सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट। आप इन गुड्स को हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हो, मींस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अब अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, हिंदुस्तान से बाहर ही चला गया, तो GST लगना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से इसको जो है हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। GST कब लगता है, GST एप्लीकेबल कब होता है? व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स फ्रॉम टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर टैक्सेबल टेरिटरी। बट आपने जब एक्सपोर्ट कर दिया तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? दैट इज अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। आपने सप्लाई कर दिया अफगानिस्तान में, आपने सप्लाई कर दिया गुड्स या सर्विसेज अफगानिस्तान में या दुबई में या अमेरिका में, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट इज नॉट इंडिया। इंडिया नहीं है तो वहां पे उसके ऊपर GST लगना ही नहीं है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके ऊपर जो है आपका GST नहीं लगेगा। तो सारी की सारी गुड्स या सर्विसेज जो है
वो जीरो रेटेड सप्लाईज हो गई। लाइकवाइज अगर आप अपने डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बैठे हो, हिंदुस्तान में हो, डीटीए में हो, और डीटीए से आपने सप्लाई कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एसईजेड में सप्लाई कर दिया, अभी जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तो उस केस में भी आपका जो है इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ जीरो रेटेड सप्लाई ओनली। तो जीरो रेटेड सप्लाई का कंसेप्ट समझ में आया? दैट इज बेसिकली द गुड्स एंड सर्विसेज which are sold either out of India, that means exports, या फिर they are being sold to an SEZ। और SEZ में कहां से बेच रहे हो आप? DTA से। SEZ से SEZ बेच रहे हो तो भी कोई जीएसटी नहीं होता। सो की फीचर्स क्या हो गए बच्चे इसमें? नो जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन द आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज फुल्ली रिफंडेबल। आपका पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इसका आप जो है यूज कर सकते हो। अब यूज कैसे करोगे? टैक्स तो देना नहीं है आपने, मीन्स जो सामने वाला है उसको तो जब बिल करा तो बिना टैक्स के बिल करा, तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस सबका आप रिफंड लोगे। अब वो रिफंड कैसे लेते हैं 2 स्टेप्स में आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग ए हार्ड कट ऑफ एट 7:30। 2 मिनट लेट हो चुका हूं, 2 मिनट 3 मिनट लेट शुरू किया था, इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा सकता। तो वी मीट अगेन ऑन सैटरडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.